परमाणु की संरचना एवं हाइड्रोजन परमाणु की संरचना हाइड्रोजन के सदृश स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यहाँ से आपका शुरू होता है मॉडर्न फिजिक्स, या इसको न्यूक्लियर फिजिक्स भी आप कह सकते हैं, आधुनिक विज्ञान। ठीक ना। 1900 के बाद जो रिसर्च हुए सब फिजिक्स में, जो भी चीजें उभर करके आई आगे, वहाँ के अध्ययन को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत रखते हैं। ठीक ना। यानी अब यहाँ से जो है आपको कुछ केमिस्ट्री का हिस्सा देखने को मिलेगा। ठीक ना। इसमें ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है। हालांकि जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़े थे उसको भी इसी में शामिल कर लिया जाता है। इसमें कई चैप्टर जो है बन करके रहते हैं, लेकिन अब चैप्टर नहीं, बस यही एक समझिए कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक ना। यही जो आपका लगभग 15 दिन 20 दिन चले, हाँ 15-20 दिन जहाँ ये चलेगा, उसके बाद एक चैप्टर बस और रह जाएगा, पीएन संधि। ठीक ना। पीएन अर्धचालक एवं संधि डायोड, उसके बाद आपका सेकेंड फिजिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक ना। यानी जो हम टारगेट बनाए हैं कि अक्टूबर में खत्म करना है, तो अक्टूबर में इसको हम खत्म करेंगे कैसे हो करके सेकेंड को। इसके बाद नवंबर में आपका पार्ट 1 जो शेष बचा हुआ है, ठीक ना, किरचॉफ के बाद बचा हुआ है 5-6 लेसन उसमें है, तो 2 महीना उसमें एकदम लग जाएगा। दिसंबर तक हमें जो है खत्म करना है परमाणु की संरचना एवं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक ना। इसमें जो है एकदम बेसिक से चलेंगे, क्योंकि पता नहीं आपको परमाणु के बारे में पता है कि नहीं है। ठीक ना। हाँ, हाई चैप्टर का नाम है, किसी भी सीरीज में चाहे बुक में आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात ना करिए एकदम, ठीक ना, नहीं तो केमिस्ट्री में जानते हैं ना, एक तो नियम भी पढ़िए और उसका अपवाद भी पढ़िए, और जो गलती कर दिया ओकरी गलतियों को भी याद रखिए कि गलती कौन सी किया था, तो वही चीज हमें पढ़ना है। ठीक ना। यहाँ हमें पढ़ना है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, रदरफोर्ड का मॉडल, और उसके बाद बोहर का सिद्धांत। ठीक ना। कौन का गलती करते गया, उसको कौन आके सुधारा, ये चीज सब इसमें देखना है। परमाणु, परमाणु को क्या कहते हैं? एटम। आएगा बम आएगा, ठीक ना, बम बनाना आपको सिखाएंगे। हाँ, दोनों परमाणु बम और हाइड्रोजन बम दोनों। ठीक ना। हाँ, नाभिकीय अभिक्रिया नाम से चैप्टर आएगा, उसी में पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। उसमें बम बताएंगे कैसे बम बनता है, कौन वाला खतरनाक होता है, कौन वाला ज्यादा खतरनाक होता है। बम है तो खतरनाक तो दोनों रहेगा, तो छोड़िए उसकी बात। ठीक ना। परमाणु यह एक प्रकार से आप इसको तत्व भी कह सकते हैं। ठीक ना। तत्व को मैटर कहते हैं, या इसको द्रव्य भी कह सकते हैं। ठीक ना। द्रव्य क्या होता है? जो स्थान घेरे और उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, ठीक ना, वो द्रव्य कहलाता है। और तत्व भी वही चीज है। हम लोग बात करेंगे परमाणु की, कि परमाणु के बारे में सबसे पहले कौन सिद्धांत दिया था? कोई बताएगा कि परमाणु के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? नहीं, रदरफोर्ड तो बहुत बाद में आए। और रदरफोर्ड आए का होते? रदरफोर्ड के 2 चेला थे, स्टूडेंट थे, वो सब प्रैक्टिकल कर रहे थे, रदरफोर्ड वजन मौजूद थे। ठीक ना।
तब वो जो है उसको परिभाषित करते गए, तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन कहा जाता है। हालांकि जो प्रैक्टिकल हो रहा था रदरफोर्ड के स्टूडेंट कर रहे थे। तो उनका नहीं लिया जाता है। आए हाँ, परमाणु के बारे में थोड़ा बहुत भी जो बताया था तो डाल्टन बताया था, ठीक ना। 1890 से पहले 18वीं शताब्दी के करीब में जो है डाल्टन जो है परमाणु के बारे में बताया था। क्या कहा कि किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, ठीक ना, परमाणु जो होता है पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, ठीक ना। कहने का मतलब ये है कि आप कोई पदार्थ लिए, ठीक ना, और उसको काट काट के एकदम जो है छोटा करते गए, और लास्ट में जो है एकदम छोटा सा भाग मिलेगा, ठीक ना, उसको ही कहेंगे हम परमाणु। उसके बाद जो है ना उसको नहीं तोड़ सकते हैं, उसी को कहा गया एटम, ठीक ना। ए मतलब नॉट, ठीक ना, एटम का मतलब डिवीजन, ठीक ना, अर्थात जिसका डिवीजन न किया जा सके। अर्थात डाल्टन बताए कि परमाणु जो है, ठीक ना, किसी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण होता है जो जो कि किसी भी रासायनिक, ठीक ना, भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन इनका मानना जो है गलत था, ये बता दिए, इनकी बातों को लेकर के चलते गए। लेकिन जब थॉमसन आए, ठीक ना, कौन सी को खोज किए, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन को खोज कौन किया था? हाँ, पूरा नाम जे थॉमसन है। देखो, ईंटा पर नाचे नहीं, ईंटा पर चढ़कर नाचे। हाँ, अच्छा, ईंटा पर, अच्छा चलो ईंटा पर नाचे। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, थॉमसन लिखा गया, थॉमसन। पी फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। और 9 से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। देखो हाई बड़ा चालाक आदमी है, हम लोग इसी को पढ़ते आते हैं कि प्रोटॉन की खोज कौन किया है, रदरफोर्ड किया है, ठीक ना। लेकिन गलत है, गोल्डस्टीन किए थे, ठीक ना। दरअसल जो है रदरफोर्ड से पहले जो है ना प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन कर लिए थे, लेकिन ये बता नहीं पाए थे कि ये जो कण है ना ये प्रोटॉन है। जब अल्फा कण प्रकीर्णन किए रदरफोर्ड तो उसमें जो पॉजिटिव कण पाए तो वो बताए कि ये प्रोटॉन है, ठीक ना। तो ये नामकरण किए थे। तो यही कि आप लोग कहते हैं ईंटा पर चढ़ के, ईंटा पर नाचे, ईंटा पर नाचे, कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, नहीं, नामकरण बस किए थे, ठीक ना। और पूरा श्रेय आप लोग इन्हीं को दे देते हैं। नहीं, जब भी जो है ऑब्जेक्टिव बन करके आएगा ना कि प्रोटॉन की खोज कौन किया, या जीके में सवाल बन के आए कि प्रोटॉन की खोज कौन किया था, तो गोल्डस्टीन सही होगा। विकल्प में अगर दोनों है ना, रदरफोर्ड है, गोल्डस्टीन है, और एक आध दो है साइंटिस्ट, तो गोल्डस्टीन को मारेंगे। और जब विकल्प में गोल्डस्टीन नहीं रहेगा
3 गो रहेगा, चौथा का एगो रदरफोर्ड उसमें रहेगा, तो अब रदरफोर्ड को मारेंगे। तो आज से ध्यान रखिएगा कि प्रोटॉन की खोज जो किए थे गोल्डस्टीन किए थे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ डाल्टन क्या बता रहे हैं अपने परमाणु सिद्धांत में कि परमाणु जो है किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसको जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। इसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से, क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग, बरबर पता ना क्या कर रहे हो। इसके बाद आए थे कौन, थॉमसन, कौन सी का, इलेक्ट्रॉन की खोज की है। बताओ थॉमसन, थॉमसन के बारे में बताओ, बहुत बतिया रहे हो सब। हाँ, जिनको ना पता हो भाई लिख लीजिए, हम इसको मिटाएंगे। हाँ, जो ईटा पर नचाते हो वही ईटा पर नाचे। हाँ जी, उसको लिख लो तो उसको हम, चलिए ईटा पर नाचे नाचे इतना जो है लिख रहे हो। देखिए जब 1897 में ये थॉमसन जो है, थॉमसन यानी थॉमसन, ठीक ना, जब इलेक्ट्रॉन की खोज कर लिए ना, तब जो है पता चला कि ना जो डाल्टन अपनी थियरी दिया है इसकी थियरी गलत है। डाल्टन जो सिद्धांत दिया है, ठीक ना, इसका सिद्धांत गलत है। परमाणु को जो है तोड़ा जा सकता है और इसको तोड़ा गया किस में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। जब इनकी खोज हो गई तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है गलत सिद्ध हो गया, ठीक ना। एग्जाम के दृष्टिकोण से डाल्टन का परमाणु सिद्धांत उतना मायने नहीं रखता है, ठीक ना, थॉमसन का भी नहीं रखता है। आगे जो रदरफोर्ड आएंगे वो वहां से आपका एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना, लेकिन जानना इनका भी जरूरी है। थॉमसन जो है अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया, थॉमसन का परमाणु सिद्धांत क्या था, कोई बताएगा? हाँ, थॉमसन ये बताए थे कि किसी परमाणु में जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना, उसमें उतने ही संख्या में प्रोटॉन भी होते हैं, ठीक ना। और इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु में, परमाणु के बीच में जो है, परमाणु के अंदर जो है धंसे रहते हैं। अब कोई पूछा कि कैसे कैसे धंसे रहते हैं, तो कहे कि एक काम करो, जाओ तरबूज लेके आओ मार्केट से, बताते हैं। तो कहा देखो तरबूज के अंदर जैसे है इसके बीज जो है काले काले धंसे हुए हैं ना, तो ऐसे ही परमाणु में होता है कि परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन जो है इसमें धंसे रहते हैं। तो ये बताए थे थॉमसन अपने परमाणु मॉडल में बताए थे। लेकिन जब इसके बाद आए रदरफोर्ड तो पूरा इतिहास ही बदल गया, ठीक ना। तब हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। अल्फा कण प्रकीर्णन, अरे कोई भी अपना मॉडल देगा तो पहले प्रैक्टिकल कर लेगा, उसके बाद ना अपना मॉडल देगा, अपना सिद्धांत देगा, है कि बिना कुछ जाने ही सिद्धांत बता देगा क्या? नहीं ना। आप कुछ प्रैक्टिकल किए, प्रैक्टिकल से कुछ रिजल्ट बन करके आए, अब उस रिजल्ट के हिसाब से अब बताओगे, आ जाओ देखो हम तुमको बताते हैं क्या होता है। आई बात समझ में? तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन क्या है, अल्फा कण प्रकीर्णन ये कैसे प्रयोग किए थे, इस प्रयोग से क्या क्या बातें निकल करके आई थी, निष्कर्ष क्या निकल के आया था,
इसके बाद रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल में क्या बताए और फिर क्या कमी रह गई। ठीक है, आप पहले हेडिंग लगाइए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। हाँ, इन दोनों को लिख लिया जाए, डाल्टन का और थॉमसन का। ठीक है ना, सीरीज में इना दोनों मिलेगा, थॉमसन और डाल्टन। हाँ, डाल्टन का सिलेबस शुरू है। हाय, ठीक है, वो कपिया में से फाड़ के फेंक देना। क्या करना है, बेसिक पढ़ लिए। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन, ये प्रोफेसर थे, इनके दो स्टूडेंट थे, ग्रीगर और मार्सडन। ग्रीगर और मार्सडन, ठीक ना, ये लोग प्रयोग कर रहे थे। अब वही प्रयोग जो हो रहा था, ठीक ना, जो प्रयोग हो रहा था वो इन्हीं की देखरेख में हो रहा था, रदरफोर्ड के। रेडिएक्टिव तत्व के बारे में सुने हैं? रेडियो एक्टिव तत्व या रेडिएक्टिव तत्व है? यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, है कि नहीं? ज्यादातर यूरेनियम प्रसिद्ध है। देखिए, जो रेडिएक्टिव तत्व होते हैं ना, इनसे जो है अल्फा, बीटा और गामा, ठीक ना, ये किरणें निकलती हैं और ये किरणें बड़ी खतरनाक होती हैं। ठीक ना, ये किरणें बहुत खतरनाक होती हैं, अगर शरीर पर पड़ गई तो बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। तो उतना ना हमको ध्यान रखना है, ठीक ना, बस इतना ही ध्यान रखना है। आगे विस्तृत से पढ़ना है रेडिएक्टिव तत्वों के बारे में। तो रदरफोर्ड जो है, इनके प्रयोग में रेडिएक्टिव तत्व लिया गया, ठीक ना। अब रेडिएक्टिव तत्व में जो है कुछ इस प्रकार से व्यवस्था की गई कि इससे केवल अल्फा कण ही निकलेंगे, ठीक ना। कौन सा कण निकलेगा? अल्फा कण, ठीक ना। और ये क्या किए कि अब हमें जो है क्या चाहिए? परमाणु, ठीक ना। अब परमाणु जो है मिलेगा कैसे? किसी भी धातु को एकदम छोटा सा कण लिया जाए, यानी कि किसी धातु को लेकर के एकदम पीट के जो है एकदम पतला बना दे। उससे पतला यानी कि ऐसी अवस्था में लेकर के आए कि उससे पतला अब ये नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो किसको जो है एकदम पीट करके पतला कर सकते हैं? सोना को। लोहा नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, लोहा फट जाएगा। अगर शुद्ध लोहा इस समय मार्केट में तो नहीं कहीं मिलता है, ठीक ना। कोई भी कंपनी अगर आप सुनेंगे ना, तो कंपनी का नाम रहेगा आयरन एंड स्टील कंपनी। शुद्ध लोहा की कंपनी कोनो रहबे ना करेगी, आयरन एवं स्टील कंपनी, समझ रहे? प्रत्येक लोहा में जो है स्टील की मात्रा जरूर रहेगी। अगर न स्टील की मात्रा उसमें नहीं मिलाएंगे ना, तो वो थोड़ा भी नहीं मुड़ पाएगा। शुद्ध लोहा जो है एकदम टूट जाएगा। लोहमटिया देखे हैं? उसको नर्म लोहा भी कहा जाता है। अरे 4 नंबर वाली चापाकल जो होती है, मशीनिया जो होती है, उसका जो हैंडल होता है, हैंडल का उसका जो पूरा पार्ट ही नरम लोहा होता है, ठीक ना। लेना वाली मशीन है लोहमटिया ही होती है ना। लोहमटिया हम लोग बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में, उसको नर्म लोहा बोला जाता है। तनी उसको कब हथौड़ा से तनी पीटिएगा तो जोर से पसराने का कोशिश करिएगा, टूट जाएगा, छटक जाएगा वही जन से, तन को नहीं पसर पाएगा। हाँ, तन को नहीं फैलेगा। इसीलिए जो है ना, जितनी भी आयरन वाली कंपनियां हैं सब जो है लिखी रहेंगी, ठीक ना।
आयरन एंड स्टील कंपनी, आयरन कंपनी ना लिखेगा, हाई लिखेगा तब भी होकर सामान बेचाएगा, ताकि आदमी को पता चले कि हाँ इसके लोहे में स्टील की मात्रा है। नहीं तो क्या फायदा वो लोहा लिया के, कुछ बना ही नहीं पाएंगे उस लोहे का, टूट जाएगा। देखते हैं छड़ को मोड़ के रिंग बना दिया जाता है कि नहीं। तो ये अपने प्रयोग में लिए सोने की पन्नी, ठीक ना, सोने धातु की एक पतली पन्नी लिए। ठीक, और इसके बाहर जो है ये लगा दिए। अब भाई सब हटाते हैं हम। इसके पीछे लगाए फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट कौन, पहले जो कैमरे में रील रहते थे, ठीक ना, है इससे यार साफ नहीं है, 2D में बना है अवरी का, ऐसे रहेगा उधर और दिखाई इधर। ये क्या है, कहा तुम लोग बात करते हो यार पीछे वाले एकदम है, महाव्यया हो सब। आई जो है सोने की पतली पन्नी या परत, ठीक ना, पतली पन्नी, पन्नी प्लास्टिक ना समझ जाना, प्लास्टिक इतनी मोटाई। देखिए इस रेडिएक्टिव तत्व को एक बॉक्स में रखे इस प्रकार से, ठीक ना, ये कांच का था कि ताकि जो इससे अल्फा कण निकलेंगे रेडिएक्टिव तत्व से इधर न आ पाए, क्योंकि हम रख देंगे तो वो तो सभी दिशाओं में निकलेंगे, तो बस इधर सीधे होके जाएं, इधर अगल बगल या पीछे जो है नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब जब इससे अल्फा कण निकलेंगे, कौन निकलेगा, अल्फा कण कैसा कण होता है, धनावेशित कण होता है, अल्फा कण धन आवेशित होता है, इस पर जो आवेश होता है वो धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा कण बोला जाता है कि हीलियम का नाभिक ले लीजिए, अल्फा कण जो होता है, ठीक ना, हीलियम का नाभिक। माने हीलियम के नाभिक पर जितना आवेश है ना उतना ही अल्फा कण पर आवेश होता है। तो हीलियम के नाभिक पर कितना आवेश होता है, प्लस का 2e, तो अल्फा कण पर भी उतना ही आवेश हो जाएगा। तब प्लस 2e तो न्यूमेरिकल में हम लोग याद रखेंगे, इतना याद रखना है कि अल्फा कण कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है, ठीक ना। इससे जब अल्फा कण निकलेंगे तो आई मार्ग में हवा है ना, तो हवा बाधा नहीं बननी चाहिए क्योंकि ये विक्षेपित हो जाएंगे। इस पूरे को जो है एक वैक्यूम पंप लगा करके और इसमें की हवा को भी निकाल लिया गया। कहा जाए कि इस पूरे प्रयोग को जो है निर्वात में रखा गया, ठीक ना, हाईकुल आपको नहीं बनाना है, मतलब ऐसे पूरा जो है हाई सेटअप बना करके और इसको जो है एक बॉक्स में चाहे किसी के अंदर जो है फिट कर दिया गया, उसके अंदर की भी हवा निकाल ली गई निर्वात में, या यूं कहा जाए कि इनका प्रयोग जो है पूरा निर्वात में किया गया, ठीक ना। अब यहां से रिजल्ट क्या निकल के आया कि ये देख रहे हैं कि जब अल्फा कण इससे निकल रहे हैं ना तो ज्यादातर अल्फा कण जो है सीधे निकल जा रहे हैं, सीधे जो है फोटोग्राफिक प्लेट पर जा करके प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ एंगल पर मुड़ जा रहे हैं, और 15,000 या 20,000 में से लगभग एक ऐसा अल्फा कण है
जो अपने ही रास्ते पर वापस लौट जा रहा है, ठीक ना। 20,000 अल्फा कण में से एगो कण जो है वापस लौट जाता है। ज्यादातर जो है यहाँ से परिवर्तित हो जा, रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, और कुछ जो है आर पार हो जा रहे हैं, और 10,000, 20,000 या 12,000 ये अलग अलग बुक में लिखा रहता है, ठीक ना, कि 20,000 कण में से एक अल्फा कण जो है परावर्तित हो जाता है, मतलब पूरा जो है 180 डिग्री पर आया, जिस रास्ते पर आया उसी रास्ते पर वापस लौट गया, ठीक ना। अब ये पूरा प्रयोग करने के बाद अब रदरफोर्ड अपने निष्कर्ष पर पहुंचे। ये निष्कर्ष निकाले। अब क्या इनका निष्कर्ष था वो चीज देखिए। अब आप बताइए क्या निष्कर्ष निकलेगा। बहुत आसान चीज है। हाई अल्फा कण कैसा है, धन आवेश है, ठीक ना। ज्यादातर अल्फा कण जो है, ज्यादातर अल्फा कण सोने की पन्नी के आर पार सीधे निकल जा रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है, जैसे देखिए इधर से जो है 10 लोगों को हम एक साथ भेजें, ठीक ना, ऐसे 10 लोगों को लाइन में लगाए और कहे चलो इसमें एकदम निकलना है सीधे, है तो यार बीच में होता नहीं तो दुआरिये खाली है, में से दुइये लोग निकल ही पाएंगे, है बाकी तो उधर कोई लौट जाएगा, कोई देगा अरे उधर दुआर है, लो लो इधर ला, उधर चल देगा, कहेगा ओ मैन हम निकलेंगे, में से इतने निकलेंगे, तो कुछ जो है सीधे निकल गए। इसका मतलब कि धातु का, ठीक ना, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। अब कुछ जो है अल्फा कण क्या हो रहे हैं, परावर्तित हो जा रहे हैं, कुछ एंगल पर मुड़ जा रहे हैं। अब मुड़ जा रहे हैं तो इनको मोड़ कौन रहा है, अल्फा कण है कैसा, धन आवेश, ठीक ना। अगर इस धातु के अंदर, ठीक ना, अगर इस धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता तो इस प्लस वाले को अपनी तरफ खींच लेता है, इधर निकलने ही नहीं देता। अर्थात इसके बीच में कुछ है जो इसको क्या कर रहा है, परावर्तित कर दे रहा है? यही ना निष्कर्ष निकल रहा है कि धातु के अंदर जो है, परमाणु के अंदर एकदम बीच में कोई है जो इन अल्फा कणों को परिवर्तित कर दे रहा है, उनके मार्ग से डाइवर्ट कर दे रहा है। और जो एकदम उसके सीध में चला गया उसको तो एकदम में भगा दे रहा है, उस तन को नजर न डालो, तन एकदम हटो, एकदम भगा दे रहा है। अर्थात परमाणु का जो समस्त धनावेश होता है उसके केंद्र में स्थित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। जैसे केमिस्ट्री में सब आप लोग पढ़े ही होंगे। ये निष्कर्ष जो है निकला, ये जो अल्फा कण परिवर्तित हो जा रहे हैं, ये क्यों परिवर्तित हो रहे हैं कि परमाणु के बीच में कोई है ऐसा पॉजिटिव जो कि इन पॉजिटिव को क्या कर रहा है, परावर्तित कर दे रहा है। अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव नेगेटिव में तो आकर्षण होता है, अपनी ओर खींच लेता, लेकिन ये परिवर्तित, जब दो प्लस प्लस मिलेंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण ही तो होगा। तो अल्फा कण धन आवेशित कण है, और जब इसमें आ रहा है तो क्या हो जा रहा है, परावर्तित हो जा रहा है, मुड़ जा रहा है। यानी जो परमाणु का धन आवेश होता है उसके केंद्र में होता है, ठीक है, और उसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, नाभिक के नाम से, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। यानी समस्त धनावेशित भाग एकदम केंद्र में है, बीच में है। यानी जो अल्फा कण एकदम नाभिक के सीध में गया है वो एकदम अपने रास्ते पर ही वापस लौट आया। कुछ इधर भी देखा गया था, इधर भी फोटोग्राफिक प्लेट लगाई गई थी, एक आध दो इधर भी आए थे, यानी बहुत ज्यादा एंगल से परावर्तित हो गए थे। ज्यादातर न्यून कोण पर परावर्तित होते हैं, और 10-20 हजार में से एगो जो होता है वो 180 डिग्री पर जो है पीछे चला आता है, ठीक है। इसमें ये चित्र बना लीजिए, ठीक ना। एक और चित्र जो है बनाना रहेगा अभी, लिखवाने वाला काम अब कल नहीं हो पाएगा।